भारत से धन निष्कासन के सिद्धांत से रिलेटेड दो महत्वपूर्ण अध्ययन हम पाते हैं। एक तो दादा भाई नौरोजी का धन निष्कासन का सिद्धांत है और दूसरा है अर्थशास्त्री रमेश चंद्र दत्त जी का अध्ययन है। तो आज हम इन्हीं दोनों स्टडीज के बारे में पढ़ेंगे। पहले देखते हैं दादा भाई नौरोजी के से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं। दादा भाई नौरोजी ने भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना के पूर्व दिनों में एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट में शिक्षा पाई थी और ये बड़े मेधावी छात्र थे। आगे चल के ये गणित के प्रोफेसर हुए और उन दिनों गणित का प्रोफेसर होना एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। इनका जन्म 1825 में हुआ था और ब्रिटिश काल में ये भारत में एक पारसी बुद्धिजीवी थे। इनको भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया मतलब भारत का वयोवृद्ध पुरुष। 1892 से लेकर 1895 तक ये यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर भी थे। हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर होने का मतलब है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जैसे हमारे यहाँ होते हैं, वैसे हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर होते हैं। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय समाज में जो दरिद्रता फैली हुई थी उसके खिलाफ आवाज उठाया। और ब्रिटिश काल में सबसे बड़ी समस्या थी भारतीयों की भयानक दरिद्रता। दादा भाई पहले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने ये इस बात के लिए आवाज उठाया, बल्कि उन्होंने इसके लिए एक मूवमेंट चलाया और अपनी स्टडीज से अपने डेटा से साबित कर दिया कि भारतीय जो गरीबी है, भारत में जो गरीबी है उसकी एक बड़ी वजह ब्रिटिश शासन है, अंग्रेजों की नीतियां हैं और भारत में जो प्रशासकीय सेवा है जिसका खर्च भारत की जनता उठाती है वो दुनिया भर में सबसे महंगी मानी जाती थी उस समय। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से शुरू से ही जुड़े थे और ब्रिटिश संसद में भी ये चुने गए थे। ऐसे चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। 1859 में उन्होंने एक आंदोलन छोड़ा छेड़ा, ब्रिटेन में छेड़ा, जिसका उद्देश्य ये था कि जो भारतीय सिविल सेवा की नियुक्ति है उससे संबंधित थी यह आंदोलन कि जो परीक्षाएं होती थी उसके लिए विद्यार्थियों को ब्रिटेन जाना पड़ता था। विद्यार्थियों को ब्रिटेन जाना पड़ता था। तो उन्होंने इस बारे में आंदोलन छेड़ा और अनुरोध किया ब्रिटिश सरकार से कि इस समस्या को दूर किया जाए। 1865 और 1866 में नौरोजी ने लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना में सहयोग दिया और ये जो दोनों संगठन हैं राष्ट्रवादी भारतीयों और भारतीयों से सहानुभूति रखने वाले ब्रिटेन के निवासियों को एक मंच पर लाने में सहायक साबित हुए। इनके कुछ और प्रमुख योगदान इस प्रकार हैं। 1885 में नौरोजी ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष बने थे। इसके बाद गवर्नर लॉर्ड रे ने उनको बॉम्बे विधायी परिषद में नामित किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में इन्होंने सहयोग दिया और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष चुने गए, 1886 में, 1893 में और 1906 ईस्वी में। 1893 में इन्होंने भारतीय संसदीय समिति का गठन में मदद किया। भारतीय संसदीय समिति जिसका उद्देश्य कहीं ना कहीं भारतीय संविधान से जुड़े हुए प्रमुख मुद्दों को और प्रमुख बातों की शुरुआती स्थापना में सहयोग करना था। 1895 में इन्होंने रॉयल कमीशन ऑन इंडियन एक्सपेंडिचर इसकी सदस्यता हासिल की। 1901 में इनकी किताब आई थी जो बड़ी प्रसिद्ध हुई उन दिनों। इस किताब का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया।
इसके माध्यम से उन्होंने भारत में गरीबी के प्रमुख कारणों का उजागर किया और धन निष्कासन सिद्धांत यानी कि ड्रेन थियरी का प्रतिपादन किया। तो आइए देखते हैं कि ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी कि धन निष्कासन का सिद्धांत क्या है। जब अंग्रेज भारत में शासन करते थे तो भारतीय उत्पाद का वो हिस्सा जो कि भारतीय अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे लेकिन वो भारत में ही उत्पादित होता था, वो चीजें उनका आउटफ्लो इंग्लैंड की तरफ हो रहा था। लेकिन अगर आप अपने देश से कोई सामान दूसरे देश में भेजते हैं या बेचते हैं तो बदले में आपको धन मिलना चाहिए। तो बदले में भारत को उसके बदले कुछ भी धन नहीं मिलता था, शून्य धन की प्राप्ति होती थी। यानी कि आपके धन का दोहन शुरू हो गया ब्रिटिश शासकों के द्वारा, और इसे ही कहा गया आर्थिक निकास या धन निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा गया। तो इस अवधि में जो ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीति थी उसका उस नीति के तहत ब्रिटिश उद्योगों का जो कच्चा माल की जो भी जरूरत थी वो भारत से जाता था, और फिर ब्रिटेन में जो सामान उत्पादित होता था उसका बाजार भारत को बनाया जाता था। मतलब वो सामान लाकर भारत में बेचा जाता था। यानी कि भारत बन गया ब्रिटेन के लिए रॉ मटेरियल का सप्लायर, और जो ब्रिटेन में जो चीजें बन गई हैं उसके लिए मार्केट बन गया भारत। जो भारत से धन निष्कासन हुआ उसके बारे में एक ब्रिटिश प्रशासक हुए थे, जॉन सुलिवान। ये ब्रिटेन के प्रशासक थे और उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार की जो व्यवस्था है एक स्पंज की तरह है, जो गंगा के पानी को तो सोख लेती है और उस पानी को उठाकर टेम्स नदी में निचोड़ देती है। दादा भाई नेरोजी ने धन निष्कासन को सभी बुराइयों की बुराई माना। मतलब ये था उनकी नजर में एविल ऑफ एविल्स। इसके अलावा महादेव गोविंद रानाडे तथा गोपाल कृष्ण गोखले जैसे राष्ट्रवादी विचारकों ने भी धन के निष्कासन की प्रक्रिया के ऊपर कुछ प्रकाश डाला है। इन्होंने इन अर्थशास्त्रियों ने अपने अध्ययन में पाया कि जो भारत की जो सबसे बड़ी जरूरत है उस पर धन खर्च करने के बजाय सरकार वहां खर्च कर रही है जो उनके वेस्टेड इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है। तो भारत की उसमें सबसे बड़ी जरूरत क्या थी? लगभग देश की 85% आबादी कृषि पर निर्भर करती थी। तो कृषि के लिए क्या चाहिए? सिंचाई व्यवस्था चाहिए, एक मजबूत सिंचाई व्यवस्था चाहिए। तो इन्होंने सिंचाई योजना पर खर्च करने के बजाय उन चीजों पर खर्च किया जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के वेस्टेड इंटरेस्ट को पूरा करती थी। तो फिर धन निष्कासन के स्रोत क्या थे? पहला, व्यापारिक अधिकार एकाधिकार से प्राप्त लाभ। ये आपकी मेंस की परीक्षा में कई बार आया है, इसको वन बाय वन नोट भी करते जाइए। पहला क्या है? व्यापारिक एकाधिकार से प्राप्त लाभ। मतलब उनकी पूरे व्यापार में मोनोपोली थी, उससे जो भी लाभ मिलता था वो पूरी तरह से ब्रिटेन की तरफ जाता था, उसका कोई भी हिस्सा भारत में खर्च नहीं होता था। कंपनी के कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन, जो ब्रिटेन के ब्रिटिश गवर्नमेंट के जितने भी कर्मचारी थे उनका उनकी सैलरी पेंशन ये सब कुछ देने के लिए भारत की अर्थव्यवस्था जिम्मेदार थी। भारत की अर्थव्यवस्था से जो पैसा आता था वो सब इन्हीं इनके ऊपर खर्च किया जाता था। कंपनी के निवेशकों को दिया जाने वाला लाभांश, अगर किसी कंपनी उस कंपनी के निवेशक हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो निवेशक हैं, उनको जो भी लाभांश दिया जाता था वो भारतीय
क्यों भारतीयों का जो खर्च था, भारतीयों का जो पैसा था, उसमें से उठा कर दिया जाता था। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित ऑफिस एवं उससे संबंधित कर्मचारियों के ऊपर होने वाला जितना भी खर्च था, उसके लिए भारतीय धन का इस्तेमाल होता था। साथ में कंपनी के सैन्य और असैन्य कार्यों से संबंधित वस्तुओं की खरीद भारत के बाजार में नहीं की जाती थी, बल्कि लंदन के बाजार में की जाती थी। आप देखिए कि अगर लंदन के बाजार में खरीद होगी, तो उनकी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी होगी वो इंपावर होगी ना, उससे भारतीयों का तो कोई भी लाभ नहीं होगा। और इसको कहा जाता था स्टोर परचेज। इस स्टोर परचेज की मदद से जो ब्रिटिश व्यापारी थे, उनके सामानों की ज्यादा से ज्यादा खरीद की गई और फिर उनको लाभ पहुंचाया गया। सार्वजनिक व्यय के लिए लंदन से लिए गए ऋण के ब्याज का भुगतान, जैसे कि नहर योजना, अकाल प्रशासन, सेना, रेलवे, इससे जुड़ा हुआ जो भी खर्च था, ये सब कुछ भारतीयों के धन से होता था। मतलब भारत में जो भी उनकी इनकम होती थी उससे ये लोग करते थे। और इस सार्वजनिक ऋण का बहुत कम अंश भारतीय जनता के कल्याण के लिए किया जाता था। एक महत्वपूर्ण आंकड़ा आप देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। लगभग 40% जो हिस्सा था वो सेना और रेलवे पर खर्च किया जाता था। लगभग आधा पैसा तो इन्होंने आर्मी और रेलवे पर ही खर्च कर दिया। सेना को मजबूत करने का उद्देश्य था कि जो ब्रिटिश साम्राज्य है, ब्रिटिश अंपायर है, उसको सुरक्षित करना। और फिर रेलवे से क्या होगा, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। जब इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा तो भारतीयों के आर्थिक शोषण में उनको मदद मिलेगी। जबकि जरूरत क्या थी, जरूरत थी कि भारतीय जो किसान हैं उनको नहर चाहिए, सिंचाई व्यवस्था बेहतर चाहिए। तो ये सारी चीजें नहीं की गई। इनके बजाय उन सारे मुद्दों पर ध्यान दिया गया जिसका उद्देश्य ब्रिटिश हितों को पूरा करना था। इसके अलावा भारत में ब्रिटिश सरकार जो थी, रेलवे के विकास में पूंजी निवेश करने वाली ब्रिटिश कंपनियों को कुल पूंजी के 5% की ब्याज का गारंटी देती थी। मतलब जो भी इन्वेस्ट करेगा रेलवे के डेवलपमेंट में, उसको 5% ब्याज दिया जाएगा। और जबकि ब्रिटेन में ये सिर्फ 2% ब्याज दर था। मतलब अगर भारतीय रेलवे में निवेश करेंगे तो 5% आपको ब्याज दर मिलेगा, क्योंकि दूसरे का पैसा, कहते हैं ना स्थानीय भाषा में, कि दूसरे के पैसे और दूसरे की मेहनत की कीमत शायद समझना उतना आसान नहीं होता है। तो भारतीयों का धन था, भारतीयों की मेहनत थी, तो उठा के 5% ब्याज देने लगे। और वही अपने यहाँ 2% ब्याज देते थे। तो ये सारी चीजें थी। धन निष्कासन के क्या स्रोत हैं, इस पर मेंस में बहुत क्वेश्चन आया ये फर्स्ट पेपर में, जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है। तो इकोनॉमिक्स में मेरा पढ़ाने का उद्देश्य यही था कि आप इकोनॉमिक्स के बेसिक्स को इसकी मदद से समझें। इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ भी इन चीजों को डिस्कस करते हैं। जो भारत से धन निकला वो इंग्लैंड पहुंच गया। तो जब भारत का पैसा इंग्लैंड पहुंच गया, तो भारत में पूंजी निर्माण ही नहीं हो पाया, पूंजी का कैपिटल का इकुमुलेशन नहीं हुआ। यानी कि इस पैसे से इंग्लैंड की इकोनॉमी बेहतर हुई, उनकी इंडस्ट्री बेहतर हुई, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया गया। और ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को इस धन से जो लाभांश प्राप्त होता था, फिर उसको ब्रिटेन पहुंचा के उनकी इकोनॉमी को बेहतर करने में लगा दिया जाता था। यानी कि शोषण का ये जो दुष्चक्र इन्होंने शुरू किया था, यह बड़ा ही भयावह था। और इस तरह जो धन का निष्कासन हुआ, उससे भारत में रोजगार और आय की संभावनाएं दोनों पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। जब देश में रोजगार नहीं होगा, लोगों की आय लगातार गिरती चली जाएगी, तो ये चीजें आर्थिक बदहाली की तरफ ले जाएंगी, गरीबी के निम्नतम स्तर की तरफ ले जाएंगी। और इसके बाद भारत में 10 भीषण अकाल पड़े थे। उसका अध्ययन अभी मैं आगे आपको बताऊंगा।
दादा भाई नौरोजी ने जो 6 कारण बताए हैं धन निष्कासन के सिद्धांत के, वो इस प्रकार हैं। एक तो उन्होंने बताया, ये तो मैंने जन सामान्य कारण बताया, लेकिन दादा भाई नौरोजी ने क्या कारण बताया? उन्होंने बताया कि भारत में जो भी विदेशी नियम है, प्रशासन है, का प्रशासन के का ढांचा है, प्रशासनिक ढांचा एक प्रमुख कारण है। दूसरा, आर्थिक विकास के लिए जो आवश्यक धन था और श्रम था, वो विदेशी विदेशी हितों के लिए लगाया गया, और भारत भारत के विकास पर ध्यान नहीं दिया गया। इसके अलावा इस धन का पूरा इस्तेमाल ब्रिटेन के नागरिकों के प्रशासन और वहां की सेना पर खर्च का जो भुगतान है वो भी इसी से किया गया। यानी भारत अपने यहाँ जो भी खर्च था उसका भार तो उठा ही रहा था, ब्रिटेन का भी जो खर्च है, ब्रिटेन का जो आर्थिक बोझ है, वो भी भारत उठा रहा था। या यूं कहिए, भारत की जो आम जनता है वो उठा रही थी। इसके अलावा भारत द्वारा देश के मुक्त व्यापार को खोलने में अधिक लाभ हुआ। अब मुक्त व्यापार का मतलब समझिए कि जब दो देशों के बीच व्यापार होता है तो हम संतुलन की तरफ देखते हैं। जैसे अगर कोई कमजोर देश है तो वो ज्यादा चीजें जब यहाँ से जाती हैं या वहां से आती हैं, तो सीमा शुल्क लगाए जाते हैं, ताकि वहां के जो जनता है, वहां के लोग हैं, उनके हितों का नुकसान ना हो। जैसे मान लीजिए ब्रिटेन में बहुत गेहूं पैदा होता है और भारत में गेहूं नहीं पैदा होता है, तो ब्रिटेन उठा के गेहूं का एक मनमाना रेट लगा दे, भेजने लगे भारत। एक सामान्य मैं उदाहरण दे रहा हूं। तो भारत क्या करता है वहां, तो वो ब्रिटेन से अनुरोध करेगा कि एक निश्चित उसकी राशि रखे चीजों को बेचने के लिए। और भारत में भी कुछ किसान गेहूं पैदा कर रहे होंगे, तो भारत क्या करेगा कि उस गेहूं पर कुछ सीमा शुल्क लगाएगा, कुछ शुल्क लगाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ब्रिटिश अधिकारियों ने क्या किया, इसको पूरा मुक्त व्यापार बना दिया, एकदम फ्री ट्रेड बना दिया। मतलब उठा के यहाँ से चीजें उठा के डंप की जाने लगी, और यहाँ की अच्छी चीजें उठा के इधर भेजे जाने लगी। एकदम फ्री ट्रेड बना दिया गया, बिना किसी शर्त के और बिना भारतीय हितों को ध्यान में रखकर। तो इस फ्री ट्रेड का नुकसान, इस मुक्त व्यापार का नुकसान सिर्फ भारतीय नागरिकों को हुआ। इसके अलावा भारत में जो ब्रिटिश शासक थे, वो जो भी पैसा कमाते थे उसका इस्तेमाल भारत में कभी भी खर्च नहीं करते थे, नहीं भारत में निवेश करते थे, और ये पैसा भी वो ब्रिटेन में लगाते थे। इसके लिए उन्होंने अपने अधिकारियों के लिए भी कुछ रूल रेगुलेशन बनाए थे। तो क्या दुष्परिणाम थे, ये भी क्वेश्चन आया है आपकी परीक्षा में, पॉइंटर्स में लिखेंगे। पहला, भारत में पूंजी संचय नहीं हो सका। भारत में पूंजी संचय नहीं हो सका, इसको थोड़ा सा और अंडरलाइन करके बताऊं ताकि आप इसको लिख सकें अपने एग्जाम में। भारत में पूंजी संचय नहीं हो सका। जब पूंजी ही संचय नहीं होगी, सारी पूंजी बाहर निकल जाएगी, तो औद्योगिक विकास के लिए कुछ पैसा ही नहीं होगा। जब पूंजी का संचय नहीं होगा तो औद्योगिक विकास ही नहीं होगा, यानी कि आपके विकास में बड़ी बाधा आ गई। और फिर लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। जब लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, लोगों के पास काम नहीं होंगे, तो लोगों के पास आय नहीं बचेगी। आय नहीं बचेगी तो उनका जीवन स्तर लगातार गिरता चला जाएगा, और इससे बढ़ेगी गरीबी। तो इस बात को समझिए। धन के निष्कासन से एक और बड़ा नुकसान ये हुआ कि जनता पर करों का बहुत बड़ा बोझ लग गया। साथ में भारत जो था उन दिनों मुगल काल में बड़े कुटीर उद्योग धंधों का स्रोत था, तो उन कुटीर उद्योग धंधों का नाश हुआ। कृषि पर और भी दबाव बढ़ा, मतलब लोग अब कृषि पर ज्यादा डिपेंडेंट हो गए। और जब कृषि पर दबाव बढ़ा, तो भूमिहीन कृषि मजदूरों की संख्या बढ़ती चली गई, और ये चीजें भारतीय नागरिकों को गरीबी के दुष्चक्र में शामिल करती चली गई। समाज और संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको जरा देखिए। उन दिनों भारत रेशम उद्योग के क्षेत्र में बड़ा अग्रणी देश था। भारत में जो ढाका का मलमल था, वो दुनिया भर में बड़ा प्रसिद्ध माना जाता था, और उसे एक राजसी वस्त्र के रूप में माना जाता था। तो उसके उसके विकास में कोई निवेश नहीं हुआ। इसके अलावा भारत का जो स्थानीय व्यापार था उस पर प्रभाव पड़ा, और कृषि क्षेत्र में नई तकनीकियां और नई चीजें नहीं आ पाई। तो ये जो तीन चीजें थी,
उनको काफी धक्का लगा। इसके अलावा लोगों की प्रति व्यक्ति आय घटने लगी। जब आपकी प्रति व्यक्ति आय घटेगी तो क्या होगा, आप गरीबी की तरफ बढ़ेंगे। और उसके बाद लगातार इस देश में अकाल पड़ने शुरू हो गए, और लगातार अकाल पड़ने से लोगों का जीवन जो है बड़ा भयावह बन गया। यूरोप के देशों की तुलना में भारत में लोगों का जीवन स्तर बहुत ज्यादा गिरा, और जीवन प्रत्याशा भी घटी। जीवन प्रत्याशा मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब ज्यादा दिन जीने की जो उम्र होती है उसमें गिरावट आई। और ये जो शोषण था आगे चलकर भारत में राष्ट्रवाद का एक सामाजिक आधार बना। लोग खड़े हुए इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए, और ये आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का भी आधार बना। भारत के एक महान अर्थशास्त्री हुए उस समय रमेश चंद्र दत्त। इन्होंने इनका बड़ा महत्वपूर्ण अध्ययन था, ये मैं भी आगे के स्लाइड में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि भारत में जो 10 भीषण अकाल पड़े ब्रिटिश इंडिया में, उसके बारे में अर्थशास्त्री रमेश चंद्र दत्त ने कहा कि 1858 के बाद से 40 साल की अवधि में भारत की जनता को 10 भीषण अकाल का सामना क्यों करना पड़ा है, इसकी वजह बताइए। तो ये एक आईएएस अधिकारी थे, उसमें ये आईसीएस अधिकारी माने कहे जाते थे, इंडियन सिविल सर्विसेज, जो आज आईएएस कहे जाते हैं। तो उन्होंने पूछा कि इस दौरान हुकूमत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में भी नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश क्राउन के हाथ में थी। तो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में होने के बाद इन्होंने इन अकाल को रोकने के लिए क्यों नहीं महत्वपूर्ण कदम उठाए। और रमेश चंद्र दत्त ने यह भी कहा कि इस दौरान तो देश में कोई आंदोलन भी नहीं हुआ, कोई लड़ाई भी नहीं हुई, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, फिर क्यों युद्ध का खर्च जो है वो भारत की जनता को भुगतना पड़ रहा है। और इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि ब्रिटिश क्राउन के पास, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास दुनिया के सबसे ज्यादा प्रशिक्षित और अनुभवी प्रशासक हैं, जिनके पास इन परिस्थितियों को समाप्त करने का पर्याप्त अनुभव है। तो उन्होंने इन चीजों को खत्म करने के लिए क्यों नहीं कदम उठाए। रमेश चंद्र दत्त जी ने कहा कि इस दौरान तकरीबन इन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि भारत में 1.5 करोड़ लोग भूख के कारण उनकी मौतें हो गई। इस देश में 10 अकाल में भारत में 1.5 करोड़ लोगों की भूख से मौतें हो गई। ये बड़ी दर्दनाक और भयावह स्थिति थी। और इन्होंने पूरी तरह से ब्रिटिश हुकूमत की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। इन्होंने बताया कि अकाल का कारण आबादी में तेज रफ्तार से बढ़ोतरी नहीं है। जैसे ब्रिटिशर्स ने कह दिया कि नहीं, भारत में बहुत तेजी से आबादी बढ़ रही है, भारतीय किसान मेहनत कश नहीं है, तो इन्होंने कहा नहीं, ये गलत बात है। भारत में आबादी में तेज रफ्तार से बढ़ोतरी भी इसकी वजह नहीं है, भारतीय किसान तो बड़े मेहनती हैं। और फिर ब्रिटिशर्स ने एक और रीजन बताया कि जो भारतीय किसान है वो कम पढ़े लिखे हैं, कम जागरूक हैं, तो क्या करते हैं, साहूकारों के चंगुल में फंस जाते हैं, इसकी वजह से गरीबी है। इन्होंने कहा ये सब गलत है। इन्होंने बहुत लंबा अध्ययन किया। क्या किया अभी मैं बता रहा हूं आपको। इन्होंने अपने अध्ययन में प्रदर्शित किया कि अकाल के बावजूद ऐसा कोई साल नहीं बचा था जब सारी फसलें चौपट हुई हों। सरकारी गोदामों में अनाज हमेशा भरा रहता था। अगर किसी एक स्टेट में फसल खराब हुई है तो दूसरे स्टेट में फसल अच्छी होती थी। खेती का विस्तार हुआ है, और बल्कि पहले के मुकाबले खेती का पैदावार भी बढ़ा है। खेती और उपज की कीमतें बढ़ी हैं। लेकिन इस सब के बावजूद किसानों की हालत क्यों खराब हो रही है। और इन्होंने, आरसी दत्त ने कहा कि इसके लिए पूरी तरह से ब्रिटिश नीतियां जिम्मेदार हैं। और फिर आया 1943 में बंगाल का अकाल, जो दुनिया का अब तक का सबसे भयावह अकाल माना जाता है, जिसमें लगभग 30 से 35 लाख लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, भूख से तड़प तड़प के उनकी मौतें हो गई। जो बंगाल का अकाल था 1943 में हुआ आया था,
इसमें आज का पश्चिमी बंगाल, बांग्लादेश जो हम कहते हैं, उसमें पूर्वी बंगाल था, बिहार के इलाके, उड़ीसा के इलाके, ये सब शामिल थे। और इसमें 30 से 35 लाख लोगों ने भूख से तड़प कर जान दे दी। और ये उस समय, ये द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। और इसकी वजह अनाज के उत्पादन का घटना था, जबकि उत्पादन कम हो रहा था। उसके बाद भी ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, भारतीय अनाज का निर्यात कर रहे थे। एक तो आपके आपके देश में थोड़ा उत्पादन कम हो रहा है, और फिर उठा के आप उसका निर्यात करने लगेंगे। एक बड़े महत्वपूर्ण लेखक हुए हैं जिनका अध्ययन अभी बहुत बाद में आया है, पिछले एक दशक के भीतर इनका अध्ययन आया है। ये भी आप अपनी जनरल स्टडीज की परीक्षा पेपर्स में इनका उल्लेख कर सकते हैं। मधुश्री मुखर्जी। मधुश्री मुखर्जी एक महत्वपूर्ण लेखक हुए हैं। इनका अध्ययन था। इन्होंने इन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर अपनी किताब में लिखा कि लोग भूख से इतने तड़प रहे थे कि बच्चों को नदी में फेंक रहे थे। और कई लोग तो ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दिए। लोग पत्तियां और घास खाकर जिंदा थे। और लोगों में सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करने का बिल्कुल साहस ही नहीं बचा था। तो ये कोई प्राकृतिक त्रासदी नहीं थी, बल्कि मानव निर्मित त्रासदी थी। उस समय जनवरी 1943 में एक तूफान आया था, जिसकी वजह से बंगाल में चावल की फसल को नुकसान हुआ था। लेकिन इसके बावजूद वहां अनाज का उत्पादन नहीं घटा था। इस बारे में अध्ययन किया ऑस्ट्रेलियाई साइंटिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर गिटोन पोलिया। इनका भी अध्ययन हाल के दिनों में आया है, पिछले 10 साल के भीतर आया है। और इन्होंने अपने अध्ययन में बताया कि बंगाल का जो अकाल था, वो मानव निर्मित होलोकॉस्ट था। इन सारे प्रबुद्धजीवियों ने अपने अध्ययन में पाया है कि इन सब के पीछे अंग्रेज सरकार की नीतियां जिम्मेदार थी। और अंग्रेजों ने मुनाफे के लिए भारी मात्रा में अनाज ब्रिटेन भेजना शुरू कर दिया था। और इस वजह से जब सारा अनाज ब्रिटेन चला जाएगा, तो भारतीयों के लिए क्या अनाज बचेगा? बहुत कम बचा, तो वो भूखमरी के शिकार हो गए। भूख से मौतें शुरू हो गई इस देश में। और उस समय बर्मा पर जापान का कब्जा भी हो गया था, तो चावल का आयात रुक गया। जब चावल का आयात रुक गया, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने सैनिकों के लिए चावल की जमाखोरी करनी शुरू कर दी। आपको पता होगा, आपने भी वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एडोल्फ हिटलर ने लगभग 60 लाख यहूदियों की हत्या की थी इस विश्व युद्ध में। और इसे आज होलोकॉस्ट के नाम से जाना जाता है। और इन 60 लाख लोगों की हत्या करने में हिटलर को 12 साल लगे थे। लेकिन भारत में तो एक साल के भीतर, 1943 से 44 के भीतर लगभग 40 लाख लोग मर गए भूख से। तो आप इन मौतों को क्या देंगे? ये होलोकॉस्ट, इस होलोकॉस्ट को आप क्या नाम देंगे? आप खुद ही सोच सकते हैं। प्रोफेसर अमर्त्य सेन के इस बारे में क्या विचार हैं? प्रोफेसर अमर्त्य सेन का मानना है कि 1943 में अनाज का जो उत्पादन में कोई खास कमी नहीं आई थी, बल्कि 1941 की तुलना में जो उत्पादन था पहले से ज्यादा था। प्रोफेसर सेन ने ब्रिटेन के उस समय के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को सबसे ज्यादा जिम्मेदार बताया है, जिन्होंने इस स्थिति से वाकिफ होने के बाद भी अमेरिका और कनाडा के इमरजेंसी फूड सप्लाई के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्योंकि उनके दिमाग में भारतीयों का हित था ही नहीं। उनके दिमाग में उनके वेस्टेड इंटरेस्ट थे। और उसमें अमेरिका और कनाडा ने भारत के इन प्रभावित राज्यों की मदद की पेशकश की थी। यह बड़ा दुखद कदम था विंस्टन चर्चिल का। धन निष्कासन के संबंध में प्रोफेसर रमेश चंद्र दत्त का जो अध्ययन है, आइए उसको जरा ध्यान से पढ़ते हैं। रमेश चंद्र दत्त जो थे, भारत के प्रसिद्ध प्रशासक और आर्थिक इतिहासकार थे। और भारतीय राष्ट्रवाद के पूरे धावों में इनका एक महत्वपूर्ण स्थान था।
ये दादा भाई नौरोजी और मेजर बीडी बसु के साथ तीसरे आर्थिक चिंतक थे जिन्होंने ड्रेन थियरी का प्रतिपादन किया और भारत से होने वाले धन निष्कासन के बारे में महत्वपूर्ण अध्ययन किया। 1869 में आईसीएस की परीक्षा में तीसरा स्थान प्राप्त किए। आईसीएस मतलब इंडियन सिविल सर्विसेज, ये वही है जो आज हम आईएएस के नाम से जाने जाते हैं। 1871 में वापस आए, तो जो 3 साल ब्रिटेन में रहे उस पर इन्होंने किताब लिखी। उस किताब का नाम था 3 Years इन इंग्लैंड। इनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण किताब है, उसको आप ग्रंथ की संज्ञा देते हैं। 1902 में इस किताब का ये किताब आई। इस किताब का नाम अपनी कॉपी में तुरंत नोट करिए आप लोग, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये जो था, इसे आज तक ब्रिटिश हुकूमत पर लिखे गए सबसे बड़े और महत्वपूर्ण ग्रंथ की संज्ञा दी जाती है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और इसमें 1757 में अंग्रेजों की सत्ता की स्थापना से लेकर जो ब्रिटिश साम्राज्य की थी उनकी हुकूमत लागू होने तक का जो आर्थिक शोषण का इतिहास था, वो सब उन्होंने इसके बारे में विस्तार से लिखा है। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत अपनाई गई खेती और भूमि बंदोबस्त संबंधी नीतियों, व्यापार और कारखाना उत्पादन संबंधी नीतियों के साथ साथ वित्त और प्रशासन संबंधी नीतियों का विश्लेषणात्मक विवरण है। मतलब उनका प्रॉपर विश्लेषण करके उनको एनालाइज करके लिखा गया है। उन्होंने इस प्रसिद्ध ग्रंथ में धन के निष्कासन के सिद्धांत को एक नए एंगल से देखने का प्रयास किया और इस बारे में उन्होंने धन का जो ये लूट है, जो अंग्रेजों ने ये लूट किया, उसको 3 चरणों में विभाजित किया। ये 3 चरण क्या है? पहला जो चरण है वो ध्यान से नोट करिए। पहला है वाणिज्यवादी चरण, जिसको मर्केंटलिस्ट स्टेज कहते हैं। ये 1757 से 1813 तक था। तो इसका उद्देश्य क्या था? भारतीय व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना, अधिक से अधिक मुनाफा कमाना, भारतीय व्यापार के लिए ब्रिटेन से लाए जाने वाले धन को बंद कर देना और भारतीय धन से जो लूट मिले उसका इस्तेमाल भारतीय वस्तुओं को खरीद कर उनका निर्यात करना था। मतलब भारत का पैसा उठाकर विदेश भेजना और फिर उस पैसे को दोबारा इस्तेमाल करना अपने हितों के लिए। फिर दूसरा स्टेज है इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिस्ट स्टेज या फ्री ट्रेड स्टेज, 1813 से 1857। तो फ्री ट्रेड में उठाकर उन्होंने ब्रिटेन के सामान को उठाकर भारत में डंप करना शुरू किया बिना किसी सीमा शुल्क के, जिससे भारत ब्रिटिश वस्तुओं का एक महत्वपूर्ण एक बाजार बन गया। 1813 अधिनियम के द्वारा भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया और भारतीय व्यापार एवं वाणिज्य को पूरे ब्रिटिश नागरिकों के लिए खोल दिया गया। इसका नतीजा क्या हुआ? ब्रिटिश सामग्रियों से भारतीय बाजार एकदम डंप हो गया, भर गया। इस अवधि में ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीति क्या थी? ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चा माल और ब्रिटिश उत्पादित सामग्रियों के लिए बाजार। इस तरह भारत ब्रिटेन के कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता एवं बाजार के रूप में तब्दील हो गया। तो प्रोफेसर रमेश चंद्र दत्त के अनुसार ये जो तीनों चरण थे अलग अलग नहीं थे, बल्कि एक ही प्रक्रिया के 3 चरण थे। प्रक्रिया क्या थी? भारतीय अर्थव्यवस्था का दोहन और अंग्रेजों को लाभ पहुंचाना। और इन्होंने कहा कि जो पहला चरण समाप्त होता था तो दूसरे चरण के लिए एक जरूरी आधार प्रदान कर देता था। कितनी राशि का निष्कासन हुआ, इस बारे में जरा आप देखिए, कितनी राशि का निष्कासन हुआ। विलियम डिग्बी ने अपने अध्ययन में पाया है कि 1757 से 1815 तक भारत से लगभग 50 से 100 करोड़ पाउंड की राशि इंग्लैंड भेजी गई। मार्टिन मोंटगोमरी एक अर्थशास्त्री हुए हैं, इन्होंने 1828 में अनुमान लगाया कि हर साल तकरीबन 3 करोड़ पाउंड भारत का पैसा ब्रिटेन चला जाता था। और जॉन विंसेंट ने अनुमान लगाया कि 1834 से 1851 तक लगभग 42 लाख पाउंड
हर साल भेजा गया भारत से बाहर। तो ये राशि अगर हम देखें, लगभग 12 से 18 ट्रिलियन डॉलर इन्होंने उठाकर भारत का पैसा, 18 से 18, बल्कि 18 से 25 ट्रिलियन डॉलर की बात करें, इतना पैसा उठाकर इन्होंने ब्रिटेन भेज दिया और भारतीय धन का दोहन करके अपनी इकोनॉमी को बेहतर किया और भारतीयों को उनके हाल पर छोड़ दिया।